Hello everyone, welcome to GS of Civil Services classes. My name is Anjali. I have secured rank 4 in 68 BPSC. Today we are going to see the 70th BPSC मेंस स्ट्रैटेजी। इससे पहले मैंने 70th BPSC प्रीलिम स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो अपलोड की हुई है और वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी एंड मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग मी टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन द 70th BPSC मेंस स्ट्रैटेजी। सो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, नोट्स मेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, PYQ का क्या रोल है, आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट और करनी चाहिए, और उसके अलावा मॉक टेस्ट लगानी है या नहीं लगानी है। इवन वी कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑप्शनल पेपर एज वेल एज द हिंदी क्वालिफाइंग पेपर। तो इस वीडियो में बने रहे और अगर आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी है और आपको कुछ भी अगर इस वीडियो से हेल्प लगता है तो उसको एकोमोडेट कीजिए, बट ओवरऑल अपने मेंस की स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कीजिए, आप उससे स्टिक रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए और अपने जो आपने रिसोर्सेज फॉलो किए उसी पे स्टिक रहिए। चेंज करने की कोशिश ना करें। आप कुछ इससे टिप्स ले सकते हैं और उसको अपने प्लान में एकोमोडेट कीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो दोज हु आर ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, उनको पता होगा कि मैंने और रितेश सर ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च की है। सो बहुत बच्चों की हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करें। उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम उनको हेल्प कर सकें, उनके प्रिपरेशन में गाइडेंस दे सके, तो इसीलिए हमने ये लॉन्च की है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द अपडेट्स ऑन आवर टेलीग्राम एंड यू कैन कॉन्टैक्ट रितेश सर रिगार्डिंग द डिटेल्स। एंड हम इसकी एक प्रॉपर चार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको कैसे इस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करना चाहते हैं। तो हम एक प्रॉपर चार्ट हम और रितेश सर मिल के ये चार्ट बना रहे हैं। सो ये प्रोबेबली मिड ऑफ फरवरी और उसके बाद से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हड़बड़ाहट में हम कुछ भी प्लान बना के आपको प्रोवाइड करें। हम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक गाइडेड प्लान बनाना चाहते हैं ताकि आपको एक्चुअली में हेल्प कर पाए और आपके प्रिपरेशन में एक एड ऑन की तरह और गाइडेंस की तरह काम कर सके। सो प्लीज़ गिव अस सम टाइम, वी विल गेट बैक टू यू विथ लाइक प्रॉपर चार्ट वर्क एंड प्रॉपर रोड मैप एंड वी विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि हाँ कैसे ये प्रिपरेशन जर्नी चलेगी आपकी। सो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी 70th BPSC मेंस की स्ट्रैटेजी है। सो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है नंबर ऑफ पेपर्स। तो नंबर ऑफ पेपर्स आपको पता है टोटल 5 है, जिसमें 2 क्वालिफाइंग है, ठीक है। 2 क्वालिफाइंग में एक आपका ऑप्शनल हो गया, MCQ 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक आपका हो गया हिंदी क्वालिफाइंग, ठीक है। 40% मार्क्स लाना होता है ऑप्शनल में, तो आप ये क्वालिफाई कर पाओगे। आप ये दोनों पेपर को क्वालिफाई करोगे तभी आपके जाके जो 3 पेपर हैं उनकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। अब हम इन 3 पेपर पे आते हैं। तो GS1, GS2 एंड essay, ये 3 पेपर हैं। तीनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेंस का नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं मेंस में, ठीक है। अब हम पैटर्न पे आते हैं। तो एज यू ऑल नो कि 68 से जो पैटर्न है मेंस का वो बहुत चेंज हुआ है। तो एक पेपर का अगर मैं बात करूँ तो जैसे GS1 का ही बात करते हैं, तो 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन में मान लीजिए इसमें आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है एंड DI है, ओके। GS2 का देख ले, इसमें भी 3 सेक्शन है, पॉलिटी है, इको एंड जियो है एंड साइंस टेक है। अब इस सेक्शन में, हिस्ट्री के सेक्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 2 लॉन्ग। 2 लॉन्ग में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे जो आप चूज़ कर सकते हैं। सेम इसमें भी करंट अफेयर्स में भी यही पैटर्न रिपीट होगा। DI में आपको 2 DI बनाने हैं, 36 मार्क के, 72 मार्क्स का DI होता है। इवन इन द पॉलिटी 5 शॉर्ट्स क्वेश्चन, 2 लॉन्ग ऑप्शनल रहेंगे। लॉन्ग में यही पैटर्न सेम रिपीट होगा इको एंड ज्योग्राफी में। साइंस टेक में आपको रहेगा 5 शॉर्ट
+1 लॉन्ग। ये आपका 36 मार्क्स, ये आपका 36 मार्क्स, तो ये भी आपका 72 मार्क्स। ठीक है। सो ओवरऑल पैटर्न ये हो गया कि क्वेश्चंस के पैटर्न, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एक पेपर में मिलते हैं और कितने आपको हैंडल करना पड़ता है। तो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे तो चलो DI 2 है, तो बट बाकी आपको जो लिखना है तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 5 + 5 + 2 + 2 मतलब 14 क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है, +2 DI। GS2 काफ़ी लेंदी हो जाता है क्योंकि 5 + 5 + 5 2 + 2 + 1 मतलब टोटल आपको 20 क्वेश्चन यहाँ हैंडल करने हैं। ये सारे नंबर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी को बेसिस बना के हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न आप सभी को क्लियर हो गया कि पैटर्न क्या होता है। अब हम एक कॉमन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जो GS1, GS2 ऐसे पेपर सबके लिए वैलिड है। ठीक है। तो कॉमन स्ट्रैटेजी में जो मैं हमेशा से फोकस रखती हूँ PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो BPSC अभी तक पूछते आ रहा है क्वेश्चन, वो एक तरीके से आपको गाइडेंस देता है। एक नॉर्दर्न स्टार है जो आपको गाइड करता है कि BPSC किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसका कौन सा फेवरेट एरियाज है। वो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक ही आपको दे देता है जिसको आपको लेके आपको प्रिपरेशन करना है। तो रोल ऑफ PYQ, आप कोई भी बुक स्टॉल पे जाओ, उनको बोलो कि मुझे BPSC का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाला जो है उसका मुझे PYQs चाहिए। अब इसमें बहुत बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आपने कौन सा फॉलो किया। ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ, बट ये क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने कौन सा फॉलो किया। आप कोई भी बुक ले लो ना, सब में तो PYQ सेम ही रहेगा ना जो BPSC ने पूछा है। मैं दिखा देती हूँ, पता नहीं आपको ये बुक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी रैंडमली जाके बुक स्टोर पे ले लिया था। बहुत सस्ती मिली थी मुझे ये बुक, मैंने यही वाली बुक फॉलो की थी। ठीक है। इसमें ऐसे दिया रहता है, मतलब कोई छेड़खानी नहीं है, जैसा BPSC क्वेश्चन पूछता है वैसा इसमें प्रिंट रहता है। ठीक है। तो ये वाली बुक थी मेरी। अब इसमें है कि आपको PYQ तो आपने देख लिया, बट आपको उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। बेसिकली तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी का बताती हूँ। आपने पॉलिटी की PYQ देखी, आई वुड सजेस्ट कि आप 60 से 62 BPSC से लेके 69 BPSC का PYQ देखो। इससे पहले का भी देख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, देख लिया करो। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा बहुत सिलेबस तो पता ही होगा। आप BPSC का तैयारी कर रहे हो, सिलेबस तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल BPSC ने पूछा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो आपने देखा कि ये 62nd में भी पूछा हुआ है, 63rd में भी पूछा हुआ है, 64th में भी पूछा हुआ है। मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। तो सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा है ना, बट टॉपिक तो सेम है। एक बार पूछा हुआ है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, एक बार पूछा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। एक बार पूछा है फंडामेंटल राइट्स विथ इमरजेंसी जो लग जाती है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। तो आपको एक टॉपिक तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स, उसमें आपने सब टॉपिक्स निकाल लिए। ठीक है। अब आपको इस एस्पेक्ट्स पे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं नोट्स मेकिंग पे आऊँगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। आप ले लो 5 दिन, एनालाइज करो हर सब्जेक्ट को, और आपको नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस टॉपिक निकालना है, उसका सब टॉपिक निकालना है और एक नोट्स बना लेना है। एक नोट्स मतलब 1-2 पन्ने का आपको उसमें टॉपिक का नोट्स बना लेना है, लिस्ट बना लेना है एक तरीके से। और ये लिस्ट की वीडियो में भी मैं लाऊंगी। मैं हर GS1 का हिस्ट्री का लाऊंगी, करंट अफेयर्स का लाऊंगी, फिर उसके बाद GS2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी जो अभी भी अपलोडेड है चैनल पे, और उसके अलावा मैं साइंस टेक का भी लाऊंगी। तो ये मैं लाऊंगी लिस्ट, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये खुद से करो। खुद से करने और कोई बताता है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आप जब खुद से करते हो तो आप खुद एनालाइज कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है उस तरीके से एक्सरसाइज करता है,
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से करो, मैं लाऊंगी, आप उसमें अपना मैच कर लेना कि आपके कितने मैच हो रहे हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं तो आप उसमें लिख लेना। तो ये एक तरीके से आप उसको मैं अगर वीडियो लाती हूँ आप उसको एक गाइडेंस की तरह दिया करो, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो ये हो गया। उसी तरह आप जैसे अगर आप देखो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में, ठीक है, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में आप देखोगे ना, जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, आपको पता है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो इससे बीपीएससी बहुत पूछता है। लाइक बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, बिहार में इंडस्ट्रियल प्रोबेबिलिटी, किस एरिया में हम कर सकते हैं, बिहार की स्कीम्स, इसको लिंक कर देता है अर्बनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपको मिल गए। अब आपको इसी को यूज़ करके नोट्स बनाना है। तो ये होती है पीवाईक्यू की एनालिसिस। ये नहीं होती कि हम बस पन्ने पलट रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हम ग्रास्प नहीं ले रहे हैं, बस पन्ने पलट रहे हैं, बस नाम का कि हाँ मैंने आज पीवाईक्यू देख लिया। नहीं, आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आप क्या, फिर आप कहाँ जाओगे, फिर कहाँ रिवीजन करने जाओगे, फिर पन्ने पलटोगे क्या पीवाईक्यू के? नहीं ना। एक बार पन्ने पलट लिए ना, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने टॉपिक का लिस्ट बना लिया, अब यही आपका है, इसी को, यही आपका नॉर्दर्न स्टार है, यही आपको गाइड करेगा। एक एक टॉपिक उठाओ, उस पर नोट्स बनाओ, सिंपल एज दैट। तो पीवाईक्यू का रोल यही हो गया, सबके सारे पेपर के लिए यही इंपॉर्टेंस रहेगा। अब आप बोलोगे एसे का तो हुआ ही नहीं, एसे का तो 2 ही पेपर हुआ है। 2 पेपर हुआ है बीपीएससी का, यूपीएससी का तो पेपर है, यूज़ नहीं कर सकते क्या उसे? हम बिल्कुल कर सकते हैं, तो उस पर हम आएंगे अभी, ठीक है। तो ये कॉमन स्ट्रैटेजी पीवाईक्यू कैसे यूज़ करना है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सोर्सेज एंड नोट्स आते हैं हम अब सोर्सेज पे। तो सोर्सेज का मेरा कोई फिक्स सोर्सेज नहीं है, जैसा आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि मैंने कन्वेंशनली वही सारे सोर्सेज फॉलो किए हैं जो सब करते थे। बट मेंस के लिए मेरा कोई सोर्स नहीं, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं फॉलो की है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। एंड एज वेल एज मैंने, मेरी जो भी सोर्सेज है वो ज़्यादातर इंटरनेट बेस्ड ही है, प्लस रितेश सर की गाइडेंस है, एंड प्लस मेरे भैया भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी भी कुछ कुछ नोट्स थी मेरे पास। तो बेसिकली यही था मेरा। तो मैं एक एक करके बता देती हूँ कि मेरा मेजर पॉइंट क्या था। बेसिकली ज़्यादातर मेरा जो था इंटरनेट था, मैंने इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो GS1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड DI के लिए पीवाईक्यूज बीपीएससी की बेस्ट है। अगर आपको चाहिए कोई बुक इसेंशियली पीवाईक्यूज के लिए जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो एडुटेरिया की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, अच्छी बुक है ये। करंट अफेयर्स के लिए एक तो था कि रितेश सर मुझे लिस्ट दे देते थे जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी, प्लस मैं विजन मैगजीन होती थी, उसमें मैं IR की, पॉलिटी की और साइंस टेक की ये टॉपिक्स निकाल लेती थी, ठीक है। हिस्ट्री के लिए कोई सोर्स नहीं मैंने फॉलो किए हैं। मैं बेसिकली इसके लिए मुझे मिल ही नहीं रहा था कि बिहार के कोई अच्छी सोर्स मुझे मिल जाए हिस्ट्री की, जैसा वो आर्ट्स वगैरह पूछते हैं। तो मैंने ज़्यादातर इसमें इंटरनेट ही यूज़ किया है, इंटरनेट प्लस स्पेक्ट्रम जो इंडियन हिस्ट्री है, बेसिकली जो भी पूछता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, किसान मूवमेंट हो गया, तो ये सब के लिए मैंने ये फॉलो किया था। बाकी जो बिहार स्पेसिफिक पूछता है तो उसके लिए मैंने क्राउन देख लिया था कि 1-2 टॉपिक के लिए, सबके लिए नहीं देखा था। जैसे क्राउन में किसान मूवमेंट में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का है वो दिया हुआ है। उसके अलावा जो आर्ट्स फॉर्म है वो मैंने ऑनलाइन ही किए थे, और प्लस प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के टॉपर थे ना उनकी कॉपी देख ली थी, क्योंकि उनकी जो भी टेस्ट कॉपी थी तो वो मैंने देखी थी, कहीं मुझे अपलोडेड मिल गई थी तो वो मैंने देखी थी। क्योंकि टेस्ट में भी तो आर्ट फॉर्म्स तो पूछेंगे ही ना, वो तो कहीं ना कहीं मुझे वो मिल गया था। तो मैंने ऑनलाइन तो प्रिपेयर किया, बट इनसे मुझे 1-2 पॉइंट्स मिल गया था तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। और ये आर्ट्स फॉर्म की मेरी नोट्स भी है टेलीग्राम पे, तो आप देख लेना,
ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा था मोटा मोटा सोर्सेज। बाकी मैंने पूरा रिलाई किया था इंटरनेट पे। इंटरनेट पे भी सर्च करने का तरीका होता है, जैसे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, जैसे आपको चाहिए मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट आप लिख दो और आगे आप लिख दो बीपीएससी या यूपीएससी, उससे रिलेटेड आपको उस तरीके के वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। और बस 1 2 3 वेबसाइट खोल लो आप, एंड एक बार उसको गो थ्रू करो, और जो जो अच्छे पॉइंट मिलते हैं उसको नोट्स में बना लो। आपका काम ख़त्म यहीं पे। हिस्ट्री तो ऐसा चीज़ है ना कि इसमें हमें ऐड ऑन भी नहीं करना पड़ता है। आपने कोई कॉपी देखा, किसी टॉपर की कॉपी देखा, उससे आपको 1 2 पॉइंट मिल गए, बस उसको ऐड ऑन कर लो। तो इसके लिए बस यही कि आपने अगर 4 पेज की नोट्स बनाई है, ठीक है, ये आपकी नोट्स हो गई, तो आई वुड से कि हाफ पन्ना छोड़ दो इसके लिए, और ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले ना, तो आप इसमें ऐड ऑन कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं GS2 पे। पॉलिटी, इको एंड ज्योग्राफी, देन आ जाएगा आपका साइंस टेक। तो एक तो आपको लिस्ट मिल गया PYQ से, कौन कौन एरिया हमें करना है फोकस, एज वेल एज मैं इस पर लिस्ट लाऊंगी, एक एक करके मैं लिस्ट लाऊंगी। और उसके अलावा इसका सोर्स होगा एक तो लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको जो लिस्ट मिला आप इसको रेफर कर सकते हो, प्लस इंटरनेट। ये भी आपको कैसे सर्च करना, मान लो आपको प्रीएम्बल पे नोट्स बनाना है, प्रीएम्बल आगे UPSC, वेबसाइट खोलो 2 3, एंड जो जो अच्छे पॉइंट लगते हैं उसको नोट्स में लिख लो, सिंपल। इको एंड ज्योग्राफी, इसकी लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मैंने अपलोड की है चैनल पे, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप PYQ देखो और ख़ुद से अपनी लिस्ट बनाओ, और फिर वो वीडियो को देखना, बहुत हेल्प मिल जाएगा। आपको लिस्ट बनाना आ जाएगा, आपको मोटे मोटे टॉपिक पता चल जाएंगे, आपको खुद से एनालिसिस हो जाएगा, आपका ब्रेन एक्सरसाइज करेगा। फिर आप मेरी वीडियो देखना, फिर देखना कि आप कितने मतलब टू दी मैच आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया। इसके अलावा इसको भी ऐसे ही किया था मैंने, इसके लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कीम्स वगैरह के लिए। बाकी कोई बुक नहीं, मैंने बस इंटरनेट ही यूज़ किया है। मैंने बोला ना, मैंने मेंस के लिए इंटरनेट भरमार यूज़ किया है। और बस मैं जो नोट्स बनाती थी वो रितेश सर से एक बार चेक करा लेती थी कि मेरा नोट सही लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, साइंस टेक। अब साइंस टेक के लिए एक तो PYQ से लिस्ट आपको मिल गया टॉपिक का, तो आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी, इधर से आप देखोगे कि नैनो टेक्नोलॉजी BPSC का फेवरेट हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस विजन मैगजीन, उससे आपको साइंस टेक के टॉपिक पता चल जाएंगे। अगेन इसके लिए क्या, इंटरनेट। अब कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं मिलेगा, अब बस वो टॉपिक लिखो, नैनो टेक, आगे लिखो UPSC, अगेन 2 3 वेबसाइट खोलो, पढ़ो, उसका नोट्स बना लो, कंप्लीट। बस यही है कि लास्ट में 1 पन्ना हमेशा छोड़ दिया करो, कुछ मिले तो डाल लो, नहीं मिले तो क्या प्रॉब्लम है, रहने दो खाली। हो गया। इससे के लिए मैंने सोर्स फॉलो किए हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी भी होगी, किसी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे स्ट्रैटेजी में मैंने बताया है। सर की वीडियो है, सर की बुक है, सॉरी, फंडामेंटल्स ऑफ एसे, अनुदीप दुरीसेट्टी सर की बुक है, ऑल इंडिया रैंक 1 थे वो, अभी वो IAS है। बहुत अच्छी बुक है, आपको एज ए जिस्ट मिल जाता है कि ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, आपको डिफरेंट मेथडोलॉजी मिल जाते हैं, मेथड्स मिल जाते हैं बेसिकली, कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है। ठीक है, तो आप ये बुक बार बार तो रेफर नहीं करोगे, शॉर्ट नोट्स बना लो कि क्या क्या सर ने वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टॉपर्स की कॉपी पढ़ सकते हो, बहुत काम आती है, पता चलता है कि एक पैरा से दूसरे पैरा में स्मूथ फ्लो कैसे किया जाता है। मैंने बहुत टॉपर्स की कॉपी पढ़ी है, UPSC टॉपर्स की कॉपी ऐसे के लिए, प्लस कोटेशंस। इसका मैं आगे बात करूँगी कि इससे की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो ये सब के आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, इससे ये हो गया। तो सोर्सेज भी मैंने बता दी कि मैंने क्या फॉलो किए थे, नोट्स मैंने बता दी कि नोट्स आपको कैसे बनाना चाहिए। अब
GS1 के मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हैं। अब GS1 में जो हिस्ट्री वाला पार्ट है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ। PYQ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हिस्ट्री में रिपीटेशन बहुत है, तो PYQ बहुत रिपीट हो जाता है। और एक ट्रेंड होता है ना, एक पैटर्न होता है। जैसे आप देखोगे 68 में 1858 का एक्ट पूछा था, ठीक है, 69 में एक दूसरा एक्ट पूछ दिया, तो ये एक्ट पे फोकस कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो कि जो लक्ष्मीकांत की फर्स्ट चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट, वो वाली जो चैप्टर है। इसके अलावा ये आपको नहीं जो जचता है तो सॉरी, स्पेक्ट्रम की बुक की ही फर्स्ट चैप्टर भी है, उसकी भी शायद, जिसमें ये सारे एक्ट्स मेंशन है। तो आप क्यों नहीं उस एक्ट्स पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि अगली बार भी एक ऐसा क्वेश्चन रह सकता है ना। उसी तरह आप जब आर्ट फॉर्म देखोगे तो आर्ट फॉर्म तो 3 आपको पता है, मॉडर्न, पाला, पटना, ठीक है, और यही 3 मेंशन भी है सिलेबस में। बट इसके अलावा आप टेम्पल आर्ट फॉर्म देख सकते हो कि टेम्पल फॉर्म्स क्या क्या हैं। बिहार स्पेसिफिक देखा करो हमेशा, ठीक है। ओवरऑल ले लो कि इंडिया में क्या क्या है, बट एक बार बिहार स्पेसिफिक देखा करो। फिर केव्स हो गया। अब केव्स BPSC ऐसे नहीं पूछ रहा है, आप देखोगे मॉडर्न में पढ़ोगे तो आपको केव्स मिलेगा ना, नागार्जुनी केव्स, है ना। तो ये इसमें जो है जैसे विहाराज हैं, केव्स हैं, स्तूपाज हैं, तो इस बार केव्स पूछ दिया, अगली बार स्तूपा पूछ सकता है शॉर्ट में अलग से क्वेश्चन। तो आप इस पे भी अलग से थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 पन्ने का बना लो, ताकि आप अगर स्तूपा अलग से आए तो लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो आर्ट फॉर्म हो गया। फिर जो टॉपिक्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, आइडियोलॉजीज़। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है आपको? PYQ से ने पता चल रहा है कि किस किस आइडियोलॉजीज़ को ये टारगेट करते हैं। महात्मा गांधी करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, BR अम्बेडकर करते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी पूछ देते हैं, JP नारायण भी पूछ देते हैं। तो ये सब आइडियोलॉजीज़ आपको कहाँ से मिल रहा है? PYQ से पता चल रहा है, लिस्ट मिल जा रहा है। आइडियोलॉजीज़ बना लो। आइडियोलॉजी सर्च करने का क्या तरीका? महात्मा गांधी आइडियोलॉजीज़ UPSC मिल जाएगा आपको, वेबसाइट बना लो नोट्स। जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स मेकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग बेसिकली, एंड आई ट्रूली बिलीव ऑन इट, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस हुई थी नोट्स मेकिंग से ही आंसर राइटिंग मेरी प्रैक्टिस होने लगी थी। मेरे शुरू के नोट्स रितेश सर दे के बोलते थे ये सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, इम्प्रूव करो। फिर उसके बाद मैंने करती गई तो बहुत इम्प्रूवमेंट लगा। मेरे नोट्स ही एक तरीके से आंसर बनते जा रहा था। चार्ट फॉर्म्स बना देना, मैप डाल देना, कोई बड़े से पॉइंट को बहुत कंसाइज वे में लिख देना, यही सब तो चाहिए होता है हमें आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। बाकी मैंने पॉलिटी का आपको बता दिया कि मेरे क्या सोर्सेज थे, एंड एसे का भी। और इसका आप टेंशन मत लेना, जो भी इसमें जो मेरी लिस्ट होगी ना, टॉपिक की लिस्ट ऑफ टॉपिक, वो मैं एक एक करके वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो इस सबकी एक एक करके मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगी और इनकी जो लिस्ट होगी वो लाऊंगी। स्ट्रैटेजी ओवरऑल मैंने बता दी, PYQ का क्या रोल है, नोट्स मेकिंग का क्या रोल है, आपको लिस्ट कैसे बनाने हैं, आपको नोट्स मेकिंग कैसे बनानी है, कैसे सर्च करनी है, क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम आंसर राइटिंग पे आते हैं। आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो गए हैं व्हेन वी कंसिडर GS2, ठीक है। और GS1 में भी DI के आने की वजह से क्वेश्चन तो कम हो गया, बट DI ऑल्सो रिक्वायर्ड 40 to 50 मिनट्स, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए मेजर हमें चाहिए होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग आप एक बार, जैसे आपने कोई सेक्शन पकड़ा, आपने पॉलिटी ही सेक्शन पकड़ा, मैं बोलूँगी आप इसका जो लिस्ट है ना, जो आपने PYQ की लिस्ट बनाई, इसका नोट्स पहले आप बना लो, खुद से बना लो, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग इसका स्टार्ट करो। लेकिन आपको अगर डर लग रहा है कि नहीं मैं नोट्स बनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट, मतलब बहुत लेट हो जाएगा मेरा आंसर राइटिंग, तो आप सेक्शनल बहुत छोटा छोटा लिख सकते हो। जैसे
खुद पे ही लिख लो ना कि जो प्रियम्बल का एक क्वेश्चन था पहले PYQ में पूछा वो उसको कर लो, लिख लो। दो दिन में एक क्वेश्चन लिख लो कि आपको हैंग ऑन हो जाए थोड़ा सा। बट अगर आपके नोट्स कंप्लीट होंगे ना तो आपका आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नोट्स कंप्लीट रहेंगे तो अभी क्या है, हमारा सितंबर 30 को PT है, ठीक है। सितंबर 30 के बाद आपके पास अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर बचता है, 3 महीना बचता है। आपको क्या करना है, नोट्स उठाना है, रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है। ये आपका कंप्लीट है। करंट अफेयर्स तो आप ऐसे भी पढ़ते हो, आंसर राइटिंग करना है। आपके पास कितना मतलब बहुत कंसाइज वे में आपका प्रिपरेशन होने लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, आपको खुद इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं फोकस करती हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। और आंसर राइटिंग देखो ये कितनी करनी चाहिए आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा बिल्ड हो चुका है, ठीक है, थोड़ा कम कर दो। रिवीजन कम है तो रिवीजन ज़्यादा कर दो। लेकिन मैं जो करती थी, मैं मतलब एक वीक में मैं 3-4 आंसर राइटिंग कर लेती थी, चाहे वो सेक्शनल हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, ठीक है। तो ये मैं कर लेती थी। प्लस मैंने एक मॉक टेस्ट भी लिया था, मैं आगे बात करूँगी इसके बारे में। तो वो मैं वो जो ये वीकली होता था, एक दिन, 1 डे, ठीक है। और इसके अलावा DI मैं एक DI डेली बना लेती थी, 1 DI डेली विथ कैलकुलेटर। आदत होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट उसी दिन प्रैक्टिस करें जिस दिन हमारा मेंस हो। तो एक कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में बनाओ, कैलकुलेटर से बनाओ, फ़ोन लेके मत बैठो, कैलकुलेटर से बनाओ, ठीक है। पूरा स्टेप्स फॉलो करके बनाओ, क्योंकि वो आदत में चला जाता है ना, तो हम वहाँ पे स्टेप मिस नहीं करते। क्योंकि स्टेप मिस कर देते हैं तो आपने मेरा 67 का कॉपी देखा होगा, उन्होंने मार्क्स काटे हैं। तो स्टेप्स मिस मत करना। तो ये आदत लाओ DI में बनाने की। तो DI हो गया, तो हमारा आंसर राइटिंग भी हो गया। अब मॉक टेस्ट एंड सेल्फ आंसर राइटिंग। हाँ, मॉक टेस्ट लेनी चाहिए, लीजिए, मैंने भी ली थी। तो मैंने एक मॉक टेस्ट ली थी एडुटेरिया की, ठीक है। और ये वीकली होती थी, एक मॉक टेस्ट वीक में, पर वीक ऐसे ही होती थी। कभी कभी 1 या 2 भी हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा मेरी डेली आंसर राइटिंग होती थी। डेली आंसर राइटिंग में ये सेक्शनल होता था, इवन द फुल लेंथ भी होता था, और ये प्योरली होता था PYQ। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता था वो बस डायनेमिक होता था। वो मैं खुद देखती थी कि अभी करंट अफेयर्स क्या चर्चा में है, कौन सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एग्ज़ाम में आने का, तो वो मैं क्वेश्चन बना लेती थी कि हाँ, इस PYQ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट टेस्ट में अटेम्प्ट करना है। तो डेली आंसर राइटिंग मेरा प्रैक्टिस होता था कि वीक में ऐसे होना चाहिए, एक दिन GS1 तो एक दिन GS2, एक दिन ऐसे, ठीक है। तो ये डेली आंसर राइटिंग। इसका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ एनालिसिस, नोट से मैच करिए कि आप 75 to 80% वहाँ पे लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप डेटा लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं या नहीं, ये बेस्ट तरीका है। जब आप एनालिसिस करोगे कि 75 to 80% आप लिख पा रहे हो नहीं, इसके साथ साथ आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ एनालिसिस। बाकी रितेश सर को मैं कॉपी देती थी तो वो भी मुझे बताते थे कि इसमें क्या गलती है, आप क्या लिख सकते हो, तो उनसे मैं इवोल्यूशन करवाती थी। डेली आंसर राइटिंग प्लस जो मैं मॉक टेस्ट देती थी एडुटेरिया का, तो वो भी मैं सर से ही इवोल्यूशन करवाती थी। मॉक टेस्ट देने का मेरा मेन पर्पस ये था क्योंकि इसमें बच्चे जुड़े होते हैं, 40 बच्चे थे शायद मेरे ग्रुप में, तो ये रैंक बनती थी इसमें। तो अगर मेरा रैंक अच्छा रहता था तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता था।
प्लस मुझे पीयर की कॉपीज़ मिल जाती थी। अगर किसी का मार्क्स मेरे से अच्छा आया तो मैं उसकी कॉपीज़ देखती थी, और जो मुझे पॉइंट्स मिलते थे अच्छे वो मैं अपने नोट्स में डाल देती थी। ये है। बाकी इनकी एनालिसिस मुझे नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि ये बहुत ही जनरलाइज एनालिसिस देते थे, ये स्पेसिफिक बताते नहीं थे। तो इनकी मैंने एनालिसिस कभी मतलब शुरू के 1-2 एनालिसिस मैंने देखे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सब में गुड, वेरी गुड और बोल रहे हैं नाइस, यू कैन इम्प्रूव, बट क्या इम्प्रूव कर सकते नहीं बताते थे। तो इसलिए मैंने एनालिसिस पे ना ध्यान दे के पीयर्स की कॉपी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर वाला जो मामला है, इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा, मैं देते रही। बाकी जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये मैं प्योरली PYQ बेस्ड पे ही करती थी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हो गया, सेल्फ आंसर राइटिंग हो गया। हम टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप देखोगे हमारे पास 180 मिनट्स हैं और हमें 20 क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो इसके लिए 1 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स देने होंगे। 1 शॉर्ट के लिए आपको 6 to 7 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, तभी जाके आप अच्छा आंसर और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना होगा। और इसके अलावा हमें 180 मिनट्स मिलते हैं, बट आप ट्राई करो 175 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो 5 मिनट होता है, बेल रिंग होती है, इन्विजिलेटर बार बार आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, साइन वगैरह होती है, तो 5 मिनट तो ऐसे आप बफर लेके चलो कि आपका ये बर्बाद होना ही होना है। 175 मिनट्स लेके चलो। 175 मिनट से 176, 77 या 180 भी हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करो कि 175 मिनट्स मेरे पास है, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। ठीक है, हमेशा अपने माइंड को इस तरीके से मैप करो कि मेरे पास 5 मिनट का बफर है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट हो गया। एनालिसिस मैंने बता दिया कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। नोट्स से आपको एनालिसिस करना है कि आप उसका 80 to 85% आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे अपने आंसर राइटिंग में। दैट्स इट। प्लस आप करेंट अफेयर्स के जो इवेंट्स हैं, आप उसको इंटरलिंक करके लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। और आप एनालिसिस के लिए एक चीज़ कर सकते हो, अभी तो टॉपर्स की कॉपी बहुत अवेलेबल है BPSC की। आप मेरे टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी शेयर की है, मैंने अपनी भी की है। तो आप उसको एज ए रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपको दिक्कत लग रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लिखूँ, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो उससे रेफ़र करके आप अपनी कॉपी को इवॉल्यूएट करिए। ठीक है, तो उससे आपको होगा कि मुझे इसका रेफरेंस लेके कि मेरी कॉपी का लेवल इस लेवल तक जाना चाहिए। और जब आप इस लेवल तक चले जाओगे तो फिर आपको खुद ही होगा कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप वो फैक्टर ना डिकोड कर लोगे कि एक आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या मुझे इसको इन्हांस करने के लिए पॉइंट, डेटा पॉइंट, ग्राफ, चार्ट डालने चाहिए। तो ये आपको खुद ही आ जाएगा। तो आप कोई एक रेफरेंस लेके चलो, या तो आपके टॉपर कॉपी नहीं लेके चलना तो आप अपना नोट्स ही रेफर लेके चलो। देन वी हैव कवर्ड द एनालिसिस पार्ट एज वेल। ऑप्शनल एंड हिंदी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो 67th में सब्जेक्टिव ही था, क्वालिफाइंग कुछ था नहीं, तो मेरा जो ज्योग्राफी था वो अच्छा प्रिपेयर था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने बस अपने हल्के फुल्के GS टाइप ज्योग्राफी रिवाइज़ कर लिए थे, और कहीं ना कहीं मेरे मेमोरी में वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली कंटेंट रिटेन थी। तो इसके लिए आप ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट जो बेसिक
आपके जो भी ऑप्शनल के जो भी थ्योरीज़ हैं, कंसेप्ट हैं, उसको गो थ्रू कर लो। ये तो फिर वैरी करेगा ना हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो आप जो आपके कोई ना कोई तो ऑप्शनल ज़रूरी होंगे, तो उसको बस आप एक तरीके से गो थ्रू कर लो। और आपको एनालिसिस करना है कि आपका ऑप्शनल में कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप ले लो PYQ इसकी। अभी 2 एग्ज़ाम हो गया ना, 68 एंड 69, तो आपको मिल जाएगा। इसका ले लो आप MCQ, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। मुझे अवेलेबल होता है, मैं देखती हूँ, तो जितने भी मुझे अवेलेबल होंगे मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। हिंदी के लिए एक्चुअली मेरा जो हिंदी में था, तो मेरा बहुत लो कॉन्फिडेंस था हिंदी में, तो मैं इसे अटेम्प्ट करने से डर रही थी कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए रितेश सर ने बोला कि ये तुमको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं डेली एक ऐसे लिख लेती थी जब एग्ज़ाम करीब आने लगा था। तो बेसिकली 10-15 दिन पहले से तो मैं एक पेज का डेली लिखती थी, कोई भी टॉपिक पे, तो कोई भी टॉपिक नहीं, जो PYQ में जो टॉपिक पूछे हुए ना, उसी पे एक पेज बस लिख लेना, वो कर लिया। इसके अलावा एक सामान्य हिंदी करके बुक आती है, कोई भी बुक स्टॉल पे जाओगे ना, बोलोगे कि BPSC का हिंदी वाला बुक चाहिए मुझे, तो उसमें PYQ रहता है प्लस उसका सॉल्यूशन रहता है। तो ये मैंने देख लिया था, सारे PYQ वही 60 to 60 सेकेंड से लेके 66 तक मैंने देखा था। तो ये मैंने कर लिया, जैसे मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, उपसर्ग विसर्ग वाला जो हो गया, और इसके अलावा शुद्ध करने वाला, समरी करने वाला, तो ये सारे चीज़ मैंने देख लिए थे। और ऐसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे अच्छे मार्क्स का होता है। बाकी ये क्वालिफाइंग आपको जो हिंदी मीडियम के उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगी कि ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संधि, ये सब पूछता है BPSC। तो एक बार बस आप एक बार ब्रश थ्रू कर लेना अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो। इंग्लिश मीडियम के जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आप कर सकते हो, 20 दिन पहले हो जाता है ये। सो ये था ओवरऑल मेंस का स्ट्रैटेजी। एंड आपको अगर कोई और भी टॉपिक्स पे चाहिए होगा कि हाँ मुझे मैम ये समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी। बाकी मैंने बोला ही कि मैं लिस्ट का लाऊंगी वीडियो, GS1 GS2 एंड ऐसे पेपर का, तो उसके लिए आप वरी मत करना। बट मेरा सजेशन है कि प्लीज़ PYQ को देख के लिस्ट बना लो, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर आप मेरे वीडियो से मैच कर लेना कि वो लिस्ट सही है कि नहीं। अब हम आते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। सो मेंटरशिप प्रोग्राम ये प्रोबेबली स्टार्ट होगा मिड ऑफ फरवरी या उसके बाद, क्योंकि हम हड़बड़ी में कुछ ऐसा नहीं देना चाहते जो हम बाद में रिग्रेट करें। तो हम इसका एक रोड मैप चार्ट बना रहे हैं, जो हम जल्दी आपके साथ इसको शेयर करेंगे कि आपकी जो हर मंथ की और हर वीक की प्रिपरेशन, मतलब आपको किस तरीके से हम गाइड करेंगे, तो इसकी हम एक चार्ट बना रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे जो इवोल्यूशन कराना चाहते हैं अपनी आंसर कॉपी, तो हम इसमें एक होमवर्क सीरीज़ भी चलाएंगे। जैसे हमको आपको डेली देंगे कोई टॉपिक जो आप प्रिपेयर कर रहे हो नोट्स, उस पर आपको उस दिन का PYQ लिख के आपको हमें सेंड करना होगा, और हम उसको इवोल्यूएट करके और जो भी फीडबैक होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा हम आपको प्रीलिम्स भी करवाएंगे, मतलब हम गाइडेंस देंगे, करना आपको है। ये मत सोचिएगा कि हमने कुछ आपको दे दिया तो बस आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए भी हम आपको सोर्सेज बताएंगे और करंट अफेयर्स का भी बताएंगे। और इसके लिए आपके तरफ से अगर आपको लगेगा कि आपको मॉक देना है, तो हम इसका मॉक का भी अरेंजमेंट करेंगे। और मेंस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। मेंस के लिए हम आपका डेली आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है। बाकी का चार्ट जब हम बन जाएगा तो हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो किस तरीके से चलेगी। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी अपडेट्स लेना है या हमें कनेक्ट करना है, तो आप टेलीग्राम पे अपडेट चेक कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड आपको कोई पॉइंट अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट इनटू योर प्रिपरेशन जर्नी। और आगे की वीडियोस मैं लाऊंगी, मेंस पे ही लाऊंगी, GS1 GS2 एंड ऐसे के लिस्ट एंड उसके अलग अलग स्ट्रैटेजी को कैसे कवर करें।
एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.